नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसको अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपने साइंस का जो पहला पोर्शन है केमिस्ट्री वाला यानी रसायन विज्ञान वाला भाग है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जिसके अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट से लगा के फोर्थ नंबर जो चैप्टर है वो हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है। उसको हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका जो जीव विज्ञान वाला पार्ट है यानी बायोलॉजी वाला पार्ट है, उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका जो चैप्टर नंबर 5 है जैव परक्रम, उसको हम समझने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको रटने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अपने को यहाँ बिल्कुल भी रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुन भी लोगे, देख भी लोगे, तब भी आपको बहुत सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही, हम बहुत छोटी क्लासेस से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। दूसरा है जैव परक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जैव परक्रम। उसके बाद में अपन बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण जो होता है दो प्रकार का, एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषम पोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण के अंदर अपन दो टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कैसे होती है, और रंध्र क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, इसको अपन समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसको देखते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। क्या डिफरेंस होता है सजीव और निर्जीव में। तो हम जैसा कह सकते हैं कि सर सजीव गति करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे, चलो हमने मान लिया सजीव गति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे निर्जीव भी गति करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सजीव भी होते हैं जो गतियां भी नहीं करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, गति नहीं करते हैं, लेकिन हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। जैसे वो बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे वो श्वसन करते हैं, ठीक है। इसी तरह की जो क्रियाएं हैं जिससे ही हम क्या है सजीव और निर्जीव को अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी क्रियाएं हैं। सबसे पहले पर बात करें सजीव की, तो इसमें क्या होता है, जीवन होता है। जिसके अंदर जीवन होता है, ठीक है, उसको हम सजीव कह देंगे। जीवन यानी जिसमें वृद्धि होती है, जिसके धीरे धीरे समय के साथ में उसमें ग्रोथ होती है। जैसे हमारे बॉडी में भी धीरे धीरे बड़े से छोटे हो जाते हैं, पौधा भी पहले छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो उसी तरह वृद्धि होती है। वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। जनन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको क्या करता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनन द्वारा दूसरी पीढ़ी का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, फिर तीसरी पीढ़ी की, फिर चौथी पीढ़ी की, यानी वो पीढ़ी लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे चलती रहती है। फिर आता है उत्सर्जन, यानी जो शरीर के अंदर वेस्टेज जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसको शरीर से बाहर करना। ये काम किसका होता है, ये जिसके अंदर ये सारी क्रियाएं होती है उसको हम क्या कह देते हैं, सजीव कह देते हैं। अब सजीव के अंदर कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे, जितने भी हैं पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सजीव के अंदर। नॉर्मल सी बात है, ये तो सजीव के अंदर आते हैं। वैसे आपको पता भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने वाली। जैसे पेड़ पौधा ले लो, कोई मनुष्य ले लो, कोई जानवर है उसको ले लो, छोटे छोटे जो कीट पतंगे वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, वो भी सांस लेते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे निर्जीव के बारे में, तो जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसके अंदर जीवन नहीं होता है, और जिसमें वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, श्वसन नहीं होता है, वो सांस नहीं लेते हैं, वो जनन नहीं करते हैं, वो उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, जिनके अंदर ये क्रियाएं नहीं पाई जाती है, उन सबको हम क्या कह देते हैं, निर्जीव कह देते हैं। जैसे हो गया कार, हो गया मेज, हो गया आदि हो गया। जैसे कार दिख रहा है आपको, अम्ब्रेला दिख रहा है, बैग दिख रहा है, ये जो कैप दिख रही है, ये सारे क्या हैं, निर्जीव हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। तो हमें ये आसानी से समझ में आ गया सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है, क्योंकि हर टॉपिक को अपन बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कोशिका। क्या होती है कोशिका। कोशिका की बात करें तो हमारी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है। यानी हमारा जो शरीर है, जो इस छोटे से छोटे पार्ट से, जिस छोटा ये पूरा ढांचा जो जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिनकी संरचनात्मक और एक खुद की क्या होती है, क्रिया करती है, उनकी खुद की एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, उस इकाई को हम कोशिका कह देते हैं। बात समझ में आ गई, कोशिका क्या होती है। जैसे मान लो किसी भी बिल्डिंग की बात करें तो जितनी भी बिल्डिंग बढ़ती है उसके अंदर दीवारें होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहते हैं, ईंटें लगी हुई होती है, लेकिन ईंटों का आधार क्या है, एक रेत का कण। ईंटें किससे बनी हुई है, एक मिट्टी के कण से। तो उसकी पूरी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है, एक बेस जो है उसका, वो एक मिट्टी का कण है। बस उसी तरह हमारे बॉडी का जो बेस है वो क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। अब देखिएगा कोशिका होती है,
जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जो एक जैसा काम करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो एक जैसा काम करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो एक जैसा काम करती है, वो मिलकर क्या करती हैं, उत्तक बनाती है। बहुत सारी कोशिकाएं जो मिलकर जो काम करती हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, अंग का। जैसे हमारा रक्त जो है वो एक उत्तक है, उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम उसको उत्तक कहते हैं। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। जैसे हमारा हृदय हो गया, ठीक है, यकृत हो गया, ये सारे क्या हैं, अंग हैं। उसके बाद में अंग से मिलकर बनता है तंत्र। तंत्र मतलब यानी हमारा श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, ये हमारे पूरे तंत्र होते हैं। तंत्र में कई तरह के हमारे अंग जो मिलकर बनकर, अंग जो कई तरह के अंग हैं वो मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब सारे तंत्र मिल जाते हैं तो फिर हमारा क्या बन जाता है, पूरा बॉडी बन जाता है, शरीर बन जाता है, ठीक है। यानी शरीर किससे बना हुआ है, तंत्र से। तंत्र किससे बने हुए, अंग से। अंग किससे बना हुआ है, उत्तक से। उत्तक किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से। इसीलिए हम कहते हैं हमारी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका। अब कोशिका किससे बनी हुई है, जैसा कि हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में जब बेसिक वाले वीडियो पढ़े थे, हर पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, कोशिका भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। यानी छोटी, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनसे मिलकर क्या बनती है, कोशिकाएं बनती है। और अणु आपस में क्या करते रहते हैं, जो गति करते रहते हैं। उसके अंदर अणु की बहुत छोटी सी गति होती है, हम उसका निरीक्षण नहीं कर पाते हैं वैसे जीवन के अंदर, लेकिन वो भी अंदर उसके अंदर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं जीवन को चलाने के लिए, ठीक है। और जो हमारी बॉडी के अंदर कई बार टूट फूट हो जाती है, हमारे चोट लग जाती है, ठीक है, उसकी मरम्मत के लिए। और अनुरक्षण मतलब हमारे शरीर के पूरे मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जब हम सो रहे हैं तब भी होती रहती है, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन जो क्रिया है, यानी अनुरक्षण यानी मेंटेन करना, सभी क्रियाओं को मेंटेन करने का काम जो है, करने के लिए विभिन्न प्रकार के अणुओं की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के हमारे जो मॉलिक्यूल हैं यानी अणु की आवश्यकता होती है। इन अणुओं को गतिशील बनाए रखना आवश्यक है। जब तक ये हमारे बॉडी के अंदर गति करते रहेंगे तो कोई भी जीव है वो सजीव रहेगा, मतलब जीवित रहेगा। अगर ये अणुओं की गति बंद हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। यही बात करते हैं विषाणु या वायरस की। विषाणु या वायरस के अंदर ये गति नहीं होती है, ये अणुओं की गति नहीं होती है, तो क्या वो मृत होते हैं? देखो, उनको वायरस की बात करें, विषाणु की बात करें, तो इनको ना तो सजीव की कैटेगरी में रखा जाता है, ना ही निर्जीव की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हमने काफी डिस्कस किया है, आपको वायरस के बारे में पता होगा, कोविड-19 जो वायरस था अच्छे से आपको पता होगा, ये क्या एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है। और वायरस से होने वाली अधिकांश जो बीमारियां होती है वो कौन सी होती है, संक्रमित होती है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है ऐसी बीमारियां, जैसे कोविड जो छूने से भी हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से अब ये इनको सजीव और निर्जीव क्यों रखा जाता है? अब ये किसी की बॉडी से बाहर रहते हैं जब, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 की बात करें, अगर वो वायरस किसी की बॉडी से बाहर है तो वो एक निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा, और जैसे ही किसी दूसरे की बॉडी में चला जाता है वो, फिर वो सजीव हो जाता है। वो क्या हो जाता है, सजीव। तो इसको हम ना तो सजीव की कैटेगरी में रखा गया ना ही निर्जीव की कैटेगरी में, मतलब इसको इसलिए तो इसके सजीव होने पर हमारे क्या है, विवाद है, क्योंकि इसको पूरी तरह से सजीव नहीं मान सकते, क्योंकि जब बॉडी से बाहर है तो एक एज ए निर्जीव की तरह ये व्यवहार करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं अगला जो हमारा प्रोसेस है, मेन चैप्टर का जो पार्ट है, हमने कहा जैव प्रक्रम। होता क्या है जैव प्रक्रम, इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, आपको पता है, बहुत सारी। तो जीवधारियों को जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाएं, जीवित रहने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके सामूहिक रूप से उन सभी का क्या है, उन क्रियाओं का समूह, जो उन क्रियाओं का जो ग्रुप बनता है, सभी क्रियाओं को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, जैव प्रक्रम कह देते हैं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जितने भी प्रक्रम उसके अंदर होते हैं, उन सबको मिलाकर हम उसको क्या कह देते हैं, जैव प्रक्रम। जैसा कि हम देख सकते हैं पोषण यानी खाना भोजन करना, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं उपापचय यानी उसका पाचन करना, जनन करना, उत्सर्जन करना यानी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, श्वसन करना यानी रेस्पिरेशन, और परिसंचरण यानी जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है, जो तरल पदार्थ सभी कोशिकाओं तक, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्व जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, हो गया भोज्य पदार्थ, हो गया, इनको पहुंचाने का काम, और साथ में नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ लाने का तो जो काम करता है, इन सभी क्रियाओं को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, जैव प्रक्रम कह देते हैं। जैव प्रक्रम यानी इन सभी का क्या होता है, सभी क्रियाओं का सामूहिक रूप जो है उसको हम जैव प्रक्रम कह देते हैं। जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक जो क्रियाएं हैं उनके समूह को हम जैव प्रक्रम कहते हैं।
जीवों में वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है उसको भी हम क्या कह देते हैं, जीव प्रक्रम कह देते हैं। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं दोनों में से, यानी जीवों के सभी प्रक्रम के जीवों का अनुरक्षण यानी जीवों में वे सभी प्रक्रम वे सभी प्रोसेस जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, जिसके द्वारा कोई भी सजीव को जीवित रहने के लिए जितने भी क्रियाएं होती है उनका मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण जो होता है, उसको हम जीव प्रक्रम कह देते हैं। इनको मेंटेन करना भी तो जरूरी है, कब सांस लेना है, कब हृदय का धड़कना है, ये सारी चीजें, कब वर्ज्य पदार्थ को अलग करना है, ये सारा जो मेंटेनेंस है उसी को हम क्या कह देते हैं, जीव प्रक्रम कह देते हैं। तो उम्मीद है आपको लगातार समझ में आ रहा होगा, या आप दोनों में से कोई सी भी परिभाषा ले सकते हैं। पहला देखो हमारा क्या है, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से, जीवधारी किसी भी कोई भी जीव है उसको जीवित रहने के लिए जितनी भी उसकी क्रियाएं होती है उनके सभी के समूह को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, जीव प्रक्रम कह देते हैं, जिसके अंदर हमारा पोषण हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इस तरह की क्रियाएं इसके अंदर आ जाती है। इसको इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद में, पोषण क्या होता है, किसके बारे में, पोषण के बारे में। ठीक है, तो पोषण के बारे में समझने के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पोषण कहते किसे हैं। पोषण का मतलब भोजन करना नहीं, इससे थोड़ा सा अलग है। अब हम थोड़ा सा इससे एडवांस में सीखने वाले हैं। पोषण का मतलब जो भोजन हमने लिया है, ग्रहण किया है, उस ग्रहण के बाद में उसका पाचन होता है, पाचन के बाद में उसका उपयोग करते हैं, यहां तक की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पोषण कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जीवों द्वारा पोषक तत्वों को अंतर ग्रहण कर इन पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पोषण कह देते हैं। जो पोषक तत्व हमने लिए हैं, ठीक है, इसके बाद में हमारा बॉडी उसका क्या करेगा, उपयोग करेगा, और उस उपयोग करने की प्रक्रिया को ग्रहण करना और उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पोषण कह देते हैं। ठीक है, हमारे पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं? क्या हम कोई भी चीज खा ले तो हमें ऊर्जा मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी। हम भोजन करते ही क्यों है, पोषण करते क्यों, ऊर्जा के लिए। क्या हम कुछ भी चीज खा ले तो ऊर्जा मिलेगी? क्या नहीं। हमारे भोजन के अंदर हम जो पोषण ले रहे हैं उसके अंदर ये पोषक तत्व होंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, उससे जो फूड है, जो हमने भोजन लिया है उसको हमारा शरीर पचा पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हम जो और कोई चीज ऐसे खा लेंगे, जैसे पत्थर खा लिया, लकड़ी खा लिया, तो क्या हम इसको पचा पाएंगे? क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा, हमारे जो पोषक तत्व है वो होते हैं, मेनली जो पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये हमारे क्या है, पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में होना आवश्यक है, जिससे हमारा बॉडी जो होती है उसको पाचन कर पाती है और जिससे हमें ऊर्जा मिल पाती है। उसके बाद में हमने क्या है, पोषण को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। क्या होता है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसको हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को लगातार पूरा देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें क्या होता है, जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस विधि को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी वे पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। स्वयं कैसे बनाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल को ग्रहण करके अपना भोजन खुद बना लेता है। इस प्रक्रिया को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसा वे जीव जो ऐसा करते हैं, जो स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे सारे के सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं हरे कलर के, ठीक है, या फिर नील हरित शैवाल जो है, ये सारे क्या है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इससे इसके जो पोषण की प्रक्रिया है उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। विषमपोषी आपको समझ में आ गया, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जो पोषण की ऐसी प्रक्रिया जो खुद अपना भोजन नहीं बना पाए, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इस प्रकार की पोषण की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, विषमपोषी पोषण कह देते हैं। चलिए हम पहला समझते हैं। इसके बाद में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है, किस प्रकार से कोई भी जीव कोई भी पौधा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो देखिएगा, कुछ पौधे तथा जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायुमंडल से, वातावरण से क्या कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, CO2 ग्रहण कर लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी पौधा है, अब पौधा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसके पास में, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया उसने, ठीक है, और जो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ग्रहण किया, और जड़ों से उसने क्या कर लिया, पानी को अवशोषण कर लिया। इससे वो क्या कर लेगा, अपना भोजन बना लेगा।
और जैसे ही भोजन बनाता है तो आपको पता है पेड़ पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन का, और वो कौन सी गैस देने लग जाएगा, ऑक्सीजन, जिसको हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती कैसे, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, भोजन निर्माण की इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे पौधे और कुछ जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये प्रक्रिया कब हो पाएगी, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, जब पूरे सूर्य का प्रकाश है तभी भोजन अपना बना पाते हैं पौधे। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, वो वातावरण से जल को ग्रहण कर लेता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वायुमंडल के अंदर है ही, उससे ग्रहण करके अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, कैसे कैसे इसके स्टेप्स हैं, उसको समझते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, पर्णहरित जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, यानी हमारे पौधे के अंदर जो हरा कलर का कारण है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हरे कलर के कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं का समूह होता है, जिसका क्या करते हैं, प्रकाश द्वारा उसका क्या किया जाता है, वो प्रकाश को अवशोषण करके उसको भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। वो मतलब प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाने के कार्य वो कोशिकाएं ही करती है। इसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल होगा तभी वो बना पाएगा, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो कोई भी भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बना पाएगा। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब ये जो प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा के भी आपको पता है अलग अलग रूप होते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा हो गया, उष्मा ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, ठीक है, ध्वनि, तो इस तरह की कई प्रकार के ऊर्जाओं के रूप होते हैं, जिसमें से ये क्या काम करता है, पौधे जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके उसमें किसमें बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा बन गई है, अब सारा का सारा जो जहां हमारा आगे जो बात करें खाद्य श्रृंखला में जो भोजन बनेगा, बाकी जितने भी जीव हैं वो रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करके जीवित रह पाएंगे। इसके बाद में क्या होता है, जल को ग्रहण करते हैं, उस जल का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। जल के अपघटन से क्या बनता है, H2O बनता है और O2 बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, H2 बनता है और O2 बनता है। जैसे जल का अपघटन हो जाता है, जैसे हमने प्रैक्टिकल से भी देखा था, जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग निकलती है, ऑक्सीजन, तो पौधे भी ये करते हैं। अब क्या पौधे में भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, विद्युत अपघटन होता है क्या, नहीं, उसके अंदर स्वयं में ही ऐसी प्रोसेस पाया जाता है जिसकी वजह से वो जल का अपघटन कर पाते हैं और उससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब क्या है, उसने कौन सी गैस ग्रहण की थी, पौधा हमारे कौन सी गैस लेता है वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो देखिएगा प्रक्रिया होती कैसे है, देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे आप इनको समझते हैं। तो सबसे पहले पौधे ने क्या लिया है, CO2 ली है। क्या लिया है, CO2, और साथ में क्या लिया है उसने, जल भी ग्रहण किया है। क्या किया है, जल भी ग्रहण। ये 6 और 12 महीने अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाया है। अब ये जो सारी प्रक्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, या पर्णहरित कह दो या क्लोरोफिल वहां पर उपस्थित होना चाहिए। इन दोनों को, सूर्य का प्रकाश आएगा पत्तियों पर और पत्तियों पर क्या होगा, क्लोरोफिल, ये जो हरे कलर के धब्बे जो होते हैं इसके अंदर बने हुए, ठीक है, आप देखोगे इसको गौर से लेंस से देखने की कोशिश करोगे पत्तियों के अंदर, तो हरे हरे कलर के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे। वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर पाता है। इससे क्या बनता है, इससे बनता है तो C6H12O6, ये सूत्र है हमारा ग्लूकोज का। ये क्या है, ग्लूकोज का, ठीक है। साथ में क्या बनता है, आपको पता है ऑक्सीजन गैस बनती है, साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, और साथ में जल भी बनता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल का भी उत्सर्जन होता है, जल भी बनता है, ठीक है, वाष्प के रूप में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है इस तरह से होती है। देखिएगा क्या होता है, CO2 ग्रहण करता है और जल को ग्रहण करके वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर पाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बनती है और साथ में क्या बनते हैं, जल के अणु बनते हैं। तो इस तरह से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो इस प्रकार संपन्न होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक पत्ती की पूरे डायग्राम देखें, इसका अनुप्रस्थ काट देखें तो किस तरह से होता है उसको समझते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे मान लो एक पत्ती है, उसको हमने क्या किया, जैसे मान लो ये पत्ती है, इसको हमने क्या कर दिया है, ऐसे काट के देखा सामने से, ये वाला भाग, जैसे पत्ती ये है इस तरह से लगी हुई मान लो पौधे, इसके ये वाला भाग को हमने काट के देखा यहां से, ये साइड वाला ऐसा, ये वाला ऐसा दिख रहा है। इसको हम जूम करके देखें, इसको हम बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये पत्ती का ये वाला भाग है, इधर वाला, ठीक है।
पत्ती का क्या है, ये वाला भाग है। जैसे हम बात करें, अब देखिएगा जैसे मोबाइल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो एक पत्ती है मोबाइल को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको काट के ये वाला भाग जो पत्ती की मोटाई होती है ना, इसके हिसाब से काट रखा है। जो पत्ती की मोटाई है उस हिसाब से इसको काट के यहां से ये वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये पत्ती की मोटाई वाला भाग दिख रहा है। कौन सा भाग दिख रहा है, पत्ती की मोटाई वाला भाग दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले बाहर क्या होती है, ऊपरी बाहरी त्वचा होती है। ये वाली ऊपर वाली एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है, ऊपरी बाहरी त्वचा। इसी तरह निचली बाहरी त्वचा होती है, निचली भी बाहरी त्वचा। दोनों पत्तियों के बीच में जो रहते हैं वो कई तरह की कोशिका होती है, जिसके अंदर हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके अंदर वायु कोश होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं श्वसन के लिए। और उसके अंदर द्वार कोशिकाएं भी होती है। द्वार कोशिकाएं मतलब जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तब तो वो भोजन बना पाएंगे, अब जब नहीं है तो वो रंध्र को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे द्वार को बंद कर देते हैं। तो जो गेट को खोलने का और बंद करने का काम जो कोशिकाएं करती है उनको हम द्वार कोशिकाएं कह देते हैं। क्या कह देते हैं, द्वार कोशिकाएं कह देते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर द्वार कोशिकाओं को जो समझा है वो किस प्रकार काम करती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है ये किस तरह से काम करती है। तो हमने क्या देखा, यहाँ इसका जो सिरा है उसके अनुप्रस्थ काट का ये डायग्राम है। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है इस तरह से हम मोटाई के हिसाब से काट के और उसको देखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखें रंध्र क्या होते हैं। अभी हमने एक डायग्राम देखा जिसके अंदर क्या होते हैं, यहां पर देखो छोटे छोटे हमने यहां पर देख रखे हैं। ये बीच में यहां पर भी है, देखो वायु कोश, ये भी वायु कोश। ये बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह क्या है, ये वायु कोश है। वायु कोश मतलब गैसों का आदान प्रदान करने का काम करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो यही यहाँ पर देखिएगा रंध्र क्या होते हैं, पौधे के हरे भाग में बाह्य त्वचा में असंख्य छोटे छोटे, यानी आप पत्तियों को भी जूम करके देखोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक, बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे 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 हॉल होते हैं जो क्या काम करते हैं, मतलब जब हम कहते हैं सजीव है श्वसन करेगा तो पेड़ पौधे भी श्वसन करेंगे, और पेड़ पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों के माध्यम से। जब श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गैसों का आदान प्रदान करेंगे। तो वो किसके द्वारा होगा, उन छोटे छोटे रंध्र द्वारा ही होता है। तो देखिएगा पौधे के हरे भाग के बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे बारीक बारीक हॉल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण में जब पौधा श्वसन करता है तो श्वसन में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इसी रंध्रों द्वारा होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। ये हमने देखो यहाँ पर एक कोशिका ले रखी है, उद्वार कोशिका यहाँ पे सगी हुई है, और एक ये रंध्र है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो ये रंध्र बंद रहते हैं। जैसे रात के समय की बात करें तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उस समय प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश, तो वो भोजन नहीं बना पाएगा, तो रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब ये रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे ये बीच में से हिस्सा खुला हुआ है, ये क्या है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है, रंध्र है, एक हॉल है, ठीक है। ये कैसे खुलता है, जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो इसके अंदर क्या भर जाती है, इसके अंदर जल भर जाता है। क्या भर जाता है, जल भर जाता है। जल भर जाने से ये कोशिका फूल जाती है, और फूलने से क्या हो जाता है, इसके अंदर जो हॉल है वो खुल जाता है और गैसों का आदान प्रदान हो पाता है। और जब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है तो इसके अंदर से जो जल भरा है, पानी भरा है, वो बाहर निकल जाता है और वो वापस सिकुड़ जाती है और बंद हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले ये जो कोशिका है इसका केंद्रक हो गया यहाँ पे, इसके बीच में ये जो हरे हरे भाग दिखाई दे रहे हैं क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो भाग है वो रिक्तिका कहलाती है। द्वार कोशिका मतलब गेट को खोलने का बंद करने का, और इसके बाद में सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोशिका की उसको कोशिका भित्ति कह देते हैं। अब देखिएगा ये प्रक्रिया कैसे होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, तब ये पौधे में क्या हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, जब CO2 की आवश्यकता नहीं है, तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुला और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाएं क्या होती है, उसके गेट पे जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर हमने देखा था, ये देखिएगा द्वार कोशिकाएं, गेट को खोलने का और बंद करने का। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, जब शोषण हो रहा है तो गेट को खोल देते हैं, और जब नहीं हो रहा तो इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो वह फूल जाती है और अंदर का छिद्र खुल जाता है। जैसे इसके अंदर क्या हो जाता है, जल भर जाता है, पूरी तरह से इसमें जल भर जाएगा, और जल भरते ही वो छिद्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे गैसों का आदान प्रदान हो पाएगा। और इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाते हैं। जब उसमें से जल निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ते ही क्या हो जाती है, द्वार कोशिकाओं का जो द्वार कोशिकाओं द्वारा जो छिद्र है वो बंद कर दिया जाता है।
और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत अधिक मात्रा में, यानी जल का उत्सर्जन है, उस समय पौधे को जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण की ये कोशिका इसके अंदर जो जल भरा है वापस उसमें से क्या होता है, पौधा नहीं ग्रहण करता, वो क्या बन जाता है, वाष्प बन के निकल जाता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो अभी तक हमने देखा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। अब विषमपोषी किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और इसके लिए क्या है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों के अलावा जितने भी कोई जीव हैं वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक है, इसे विषमपोषी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। और जो भोजन की प्रक्रिया है, पोषण की इस प्रक्रिया को, जो दूसरों पर निर्भर रहने की प्रक्रिया है, उसको हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। देखो पेड़ पौधे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसी तरह जो नील हरित शैवाल है वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेती है, लेकिन बाकी प्रकार के जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जैसे कोई भी जंतु है, कोई भी मनुष्य है या कोई भी पक्षी है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इनके जो भोजन करने की, इनके जो पोषण की प्रक्रिया है उसको हम विषमपोषी पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। देखिएगा, हम विषमपोषी पोषण को भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी। देखिएगा, परजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए क्या है, जीवित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। मर्तजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए मर्त पदार्थों पर, जैसे कोई जीव जंतु मर गया है जिसका सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं, वो तो किनको खाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो मरे हुए जीव का अपघटन कर देते हैं, वापस उसको मिट्टी में मिला देते हैं, वो मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कोई भी जानवर मर जाता है, कोई भी चीज, जीव जंतु पक्षी मर जाता है तो कुछ समय तक वो वहां पड़ा रहता है, कोई कुछ तो उसको दूसरे जीव खा लेते हैं, बाकी जो पड़ा रहेगा ऐसा उसको सूक्ष्म जीव धीरे धीरे अपघटन कर देते हैं और वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर्त जीवों को खाते हैं, इसलिए उसको मर्तजीवी कहा जाता है, जो अपना भोजन मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कौन कौन से उदाहरण के लिए देखें, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम जो होती है वो भी क्या है, एक मर्तजीवी पर निर्भर रहने वाली है, मतलब मर्त जीवों को खाकर वो बनी हुई है। और परजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए जीवित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए जीवित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी मतलब जो शरीर के बाहर रहकर भी अपना पोषण दूसरे से प्राप्त करते रहते हैं, पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जूं, यानी सर के अंदर या बहुत सारे जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर भी बालों के अंदर क्या है, जो जुएं होती है, ठीक है, वो क्या है, उसके ऊपर निर्भर है, वो सारा पोषक तत्व उससे खींच रही है, तो वो शरीर के बाहर रहकर वो पोषण करेंगे। इसी तरह खटमल जो है, खटमल जी भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जोंक जो है, आपने जोंक देखा होगा, ठीक है, कई इलाकों में पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी में से चिपक कर खून को चूसता रहता है, ठीक है, तो वहां पर भी वो भी क्या है, हमारी बॉडी से क्या कर लेता है, पोषक तत्व ग्रहण, वो बाहर रहकर भी हमारे बॉडी से पोषक तत्व ग्रहण कर पा रहा है। तो इस प्रकार के जीवों को हम परजीवी कहते हैं। खटमल को आप देखें तो खटमल बहुत सारे तरह के जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जानवरों के जो छोटे छोटे कीट पतंग जो हम कह सकते हैं, जिसको बहुत छोटे छोटे जीव जो है वो चिपक जाते हैं और उसके अंदर से क्या करते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं। जैसे कि किसी के घर पे गाय है तो उनको अच्छे से पता होगा, छोटे से जीव जो चिपक जाते हैं खटमल के, ठीक है, और वो उसके अंदर से, बॉडी के अंदर से खून को चूसते रहते हैं, तो वो क्या है, वो है बाह्य परजीवी, शरीर के बाहर रहकर जो है पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। वही बात करें हम अंतः परजीवी, ये बॉडी के अंदर रहेंगे, ये क्या रहेंगे, दूसरे जीव के अंदर रहेंगे, जो शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे हो गया फीताकर्मी, ठीक है, फीताकर्मी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। पहले इस कुछ समय पहले ये राजस्थान में इससे बहुत बड़ी एक महामारी भी फैल गई थी, ठीक है, जो खराब गंदे पानी में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता था और हमें बीमार कर देता था। और अमीबा, ठीक है, अमीबा भी एक इस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जो हमारी बॉडी के अंदर रहकर, दूसरे जीवों की बॉडी के अंदर रहकर उससे पोषक तत्व ग्रहण करता रहता है। तो ये जो दूसरे की बॉडी के अंदर, दूसरे की बॉडी के अंदर रहकर उसके पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उनको हम अंतः परजीवी कहते हैं, और जो बॉडी के बाहर रहकर पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। तो ये हमने देखा है अभी तक, स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, रंध्र क्या करते हैं,
ठीक है, और विषम पोषी पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन से प्रकार के विषम परजीवी पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।